नमस्कार। जागो में आज हम बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी की। चाइल्ड कस्टडी यानी ये तय करना कि बच्चे की पेरेंटिंग कौन करेगा, माता या पिता। माता पिता को बांटने के ये हालात या फिर ऐसा कड़वा सवाल बच्चों के सामने कि उन्हें सिर्फ माँ की ज़रूरत है या सिर्फ पिता की ज़रूरत है। ऐसे सवाल और ऐसे हालात पैदा होते हैं जब माता पिता डिवोर्स लेते हैं। डिवोर्स में सिर्फ एक रिश्ता ही नहीं, बहुत कुछ टूटता है और इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों पर। आपके सभी सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद गेस्ट। हमारे साथ हैं लीगल एक्सपर्ट सुदेश शर्मा जी। सुदेश जी, आपका स्वागत है जागो में। और साथ ही हमारे साथ हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिपन सिप्पी जी, आपका भी स्वागत है जागो में। हम शुरुआत करते हैं, रिपन जी आपसे बात करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि लीगैलिटीज तो बाद में आती हैं, डिवोर्स यहाँ तक कि बच्चों को पता भी नहीं होता कि डिवोर्स होता क्या है। ऐसे में बच्चों को कैसे समझाया जाए कि अब आपको एक माँ या फिर पिता चुनना है और कब उनके सामने ये सवाल रखा जाए? देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि ये सवाल रखा कब जाए, ये सवाल तभी सिर्फ उनके सामने रखा जाए जब आप पूरी तरीके से श्योर हों कि अब ये सच में सेपरेशन होना ही है। अगर उससे पहले अगर बात आधी कच्ची पक्की हो तब उनको ये ना बताया जाए, क्योंकि बच्चे की मेंटल हेल्थ को आप ये सब बता के डिस्टर्ब ही करेंगे। तो तभी बताएं जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हों कोर्ट केस के अंदर, या आपने पक्का मन बना लिया है कि अब आप लोग इस डिसीज़न को पलटेंगे नहीं, तभी बच्चे को बताएं। जहाँ तक ये सवाल है कि बच्चे को चूज़ करने के लिए कब कहा जाए और उसके ऊपर क्या बीतती है, बच्चे का तो देखिए दोनों सिनेरियो में नुकसान ही है। क्योंकि बच्चा अगर मम्मी के पास रहेगा तो अपने फादर से वंचित है, फादर के पास रहेगा तो अपनी मम्मी से वंचित है। आप बच्चे को एक चॉइस करने को कह रहे हैं जो कि उसके लिए सबसे मुश्किल है। उसके दुनिया में जो सबसे करीब दो लोग होते हैं उसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय उसने उन्हीं के साथ बिताया होता है। तो ऐसे केस के अंदर जब आप किसी एक को चूज़ करने के लिए कहते हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं बच्चा एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में से गुजरता है। मतलब वो स्ट्रेस भी नहीं है, स्ट्रेस से भी 10 गुना ज़्यादा एक चीज़ होती है जिसको ट्रॉमा कहते हैं। साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बच्चे को ये चीज़ डेंट करती है, क्योंकि बच्चा उम्मीद भी नहीं करता कि कभी उसके सामने ऐसा सवाल आएगा। ये एक बहुत बड़ा जीवन में उसके मोड़ होता है, क्योंकि उसके बाद जो वो दिशा लेगा वो उसकी सारी ज़िंदगी को डिटर्मिन करने वाली है। बच्चे को इस तरीके से आप बता सकते हैं कि पापा मम्मी दोनों हमेशा आपको प्यार करते रहेंगे, आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आपको कभी भी ज़रूरत हो आप उनके सहारे को कभी भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए शायद आपको किसी एक के साथ रहना पड़ेगा। इस तरीके से प्यार से बच्चे को समझा सकते हैं आप ये समझा सकते हैं कि पूरी कोशिश की गई कि इस रिश्ते को आप निभाते रहें, लेकिन किसी कारणवश वो निभ नहीं पा रहा है। यानी माता पिता के बीच में जो करवाहट है वो बच्चों तक कम्युनिकेट ना हो और बच्चों को ये सुनिश्चित किया जाए कि माँ बाप आपके साथ हैं, उनके लिए माँ और बाप का रिश्ते में कोई भी कमी नहीं आई है। किन हालातों से बच्चों को गुजरना पड़ता है डिवोर्स से पहले और डिवोर्स के बाद, आइए जानते हैं। बच्चे के पैदा होते ही माता पिता के साथ साथ परिवार की खुशियां दोगुनी हो जाती हैं। लेकिन कई बार रिश्तों में आई तल्खी के चलते पति पत्नी में अलगाव की नौबत आ जाती है और बात बच्चों पर हक यानी बच्चा माँ या पिता में से किसके साथ रहेगा के लिए अदालत तक पहुँच जाती है। जानकारों के मुताबिक कानूनन बच्चा माता या पिता में से उसी को सौंपा जाता है जो उसकी अच्छी तरह देखभाल कर सकता हो। पति पत्नी के रिश्ते की कड़वाहट की सजा खुद उनके अलावा मासूम बच्चों को भी भुगतनी पड़ती है। मनोचिकित्सक भी मानते हैं कि बचपन में माता पिता दोनों का ही प्यार बच्चे के लिए बहुत जरूरी है और चाइल्ड कस्टडी जैसे मामलों में बच्चा अपने आप को बटा हुआ महसूस करता है और माता पिता की निगरानी न होने के चलते उसके भटकने का भी अंदेशा रहता है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन चाइल्ड कस्टडी को लेकर बच्चे के भविष्य पर सवाल उठना लाजमी है। बेशक चाइल्ड कस्टडी पर बहुत निर्भर करता है कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। सुदेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये बहुत बड़ा सवाल है कानून के सामने भी, अदालत के सामने भी, कि बच्चों को कहाँ छोड़ा जाए, उनका भविष्य कहाँ सुनिश्चित किया जाए। प्यार बांटना कानून के लिए भी बहुत मुश्किल है और वो भी माता पिता का प्यार बांटना। ऐसे में कानून बेस्ट तरीके से क्या डैमेज कंट्रोल कर सकता है?
अगर कानून की बात कहें तो कानून में अदालत हमेशा यही बात देखती है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ पर है। वो एक पैरामीटर अदालत ने कानून में अपनी जगह बनाई हुई है। अदालत को देखना है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ पर है, इसको कैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, चाहे वो मदर की साइड से हो चाहे वो फादर की साइड से हो, बैकग्राउंड कैसा है, इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, इसको कैसा एटमॉस्फेयर दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो भी व्यक्ति, चाहे वो मदर केस डाले चाहे वो फादर केस डाले, या कोई इन केस ऑफ मदर भी नहीं है फादर भी नहीं है कोई और रिलेटिव डालता है, तो वो सिर्फ कोर्ट के सामने एक ही सवाल होता है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ पर है, उसको देखा जाता है। यानी अदालत उसी पक्ष में फैसला देती है जहाँ पे बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट हो। रायपुर से मनु ने हमें कॉल किया है। मनु जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा ऐसा कहना है कि जो 5-6 साल तक बच्चे को जो है माँ का ही प्यार चाहिए रहता है, क्योंकि वो माँ के साथ ही अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। तो लेकिन उसके बाद फिर जो है उसको पिता की जरूरत रहती है, क्योंकि माँ फिर उसको इतना बोल्डनेस नहीं दे पाती है, वो कुछ ज्यादा ही ओवर पोजेसिव हो जाती है, जिससे उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। तो जो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको शायद पिता के पास ही ज्यादा अच्छा रहता है, और लड़कों के लिए तो स्पेशली, क्योंकि माँ जो है उसको ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मनु जी ने जैसा बोला 5-6 साल बहुत ही टेंडर एज होती है, तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि बचपन में अगर उन बच्चों को माँ की ज़रूरत है तो आधे उम्र वो माँ के पास रहे, और उसके बाद बाकी कारणों से अपने पिता के पास जाना चाहते हैं तो वो बाद में कस्टडी चेंज हो सकती है? जी नहीं, ऐसा स्पेशल कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन कानून की नज़र में 5 साल तक की एज माँ के साथ उसकी कस्टडी को रखना सही समझा जाता है। और उसके बाद यदि दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से ये डिसाइड कर लें, जैसे सपोज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स होता है, तो वहाँ डिसाइड कर लें कि ये बच्चा 17 साल तक 15 साल तक ये माँ के साथ रहेगा और फादर के पास ये 15 साल के बाद आ जाएगा, ये उसकी परवरिश उसके बाद करेगा, तो इन सर्कमस्टांसेस में तो हो सकता है। यानी जो पिटीशन पहले फाइल करनी होती है उसमें ये पहले ही बताना होता है कि कितने साल तक माँ बच्चे का ख्याल रखेंगी, और ये सिर्फ हो सकता है म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग में। जी, कोई मुकदमा डालता है और केस हॉटली कंटेस्टेड है जी, जहां मदर भी मतलब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते और बड़ी नफरत करते हैं, लेकिन बच्चे की कस्टडी चाहते हैं, तो उस केस में म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होगी कि उसे कोर्ट को ये बताना पड़ेगा, इस बात पर सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि मैं ही हूँ जो चाइल्ड का वेलफेयर सही तौर पर कर सकता हूँ, और उसे वो सारी चीजें, जैसा कि सुदेश जी ने बताया कि कानून तो कहता है कि पहले आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि इतने इतने टाइम बच्चा यहाँ रहेगा, लेकिन बच्चे की साइकोलॉजी अगर देखी जाए तो एक बार में हमें माँ और पिता दोनों की ज़रूरत होती है, तो वो अपने एज को कैसे डिवाइड कर ले कि इतने साल मुझे माँ की ज़रूरत है और इतने साल पिता की ज़रूरत है? इसकी कोई एज नहीं है मैडम। देखिए, आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि बच्चे की परवरिश में दोनों माता पिता का इक्वल इम्पोर्टेंस है। माँ का रोल ज़्यादातर प्यार, इखलाक, केयर, लव, अफेक्शन, इन चीज़ों से जुड़ा है। फादर का रोल सेंस ऑफ डिसिप्लिनिंग, दुनिया की समझदारी, परवरिश हाँ, मतलब दुनिया में सोशलाइज करना, कहाँ पे कैसे बोलना है, लोगों से कैसे डील करना है, दुनिया में कैसे उठना बैठना है, इन चीज़ों के साथ ज़्यादा जुड़ा है। तो अगर बच्चा एक चीज़ से वंचित रहेगा तो नेचुरली उसकी पर्सनैलिटी में एक लैकुना रहेगा, एक वॉइड रहेगा। और ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ों की एक पर्टिकुलर एज है। कुछ लोग अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। उनको जब मालूम पड़ता है कि घर में कोई एक मेंबर मिसिंग है तो वो अपने दूसरे हम उम्र बच्चों से ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, तो उसके ऊपर हम एज फिक्स नहीं कर सकते। और जहाँ तक ये सवाल है कि पहले 5 साल या 6 साल तक बच्चा मदर के पास ही रहना चाहिए, इसमें भी हम तो ये मानते हैं साइकोलॉजिकली कि जो बच्चे को ज़्यादा अच्छी तरीके से रख सके, चाहे वो पिता ही क्यों ना हो, अगर फादर अच्छी तरीके से प्यार दे सकता है, अगर फादर अच्छी तरीके से बच्चे की परवरिश करने के पोजीशन में है, फाइनेंशियली भी पास रहना चाहिए। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि
कमी कोई एक इंसान पूरी नहीं कर सकता। माँ के अपने रोल हैं और पिता के अपने रोल हैं। अगर कस्टडी माँ के पास भी है तब भी माँ ये कोशिश करे कि जो पिता वो सहारा दे सकता है, पिता जो परवरिश कर सकता है, वो माँ नहीं कर सकती। कस्टडी किसी के पास हो लेकिन माता पिता ये सुनिश्चित करे कि बच्चे को दोनों का प्यार मिले। जितनी कोशिश हो सके कदम उसी तरफ बढ़ाएं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जागो में हम बात कर रहे हैं चाइल्ड कस्टडी की, जो ऐसे हालात हैं डिवोर्स के बाद पैदा होते हैं कि बच्चा किसके पास रहेगा। अगर ऐसे ना चाहते हुए हालात पैदा हो भी गए, माता पिता को अलग होना पड़ रहा है, तब भी आप अपने बच्चे से कम्युनिकेट अच्छे से करें। ये सब कुछ निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों से बात कैसे करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप काउंसलर की भी हेल्प ले, एक प्रोफेशनल हेल्प भी ज़रूर ले। यहाँ सुदेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर भाई बहन है, 2 बच्चे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा पिता के पास रहे, एक बच्चा माता के पास रहे? क्या ये एक प्रावधान है या दोनों बच्चों को साथ ही रहना होता है? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये डिपेंड करता है कि म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने क्या डिसाइड किया पेरेंट्स ने। सपोज़ उनके बीच में नहीं बनती, नौबत डाइवोर्स तक आ जाती है, तो पेरेंट्स ये डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की चाहिए। कानून की नज़र में ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहे कि नहीं लड़का लड़की दोनों साथ रहेंगे। ऐसा कोई उसमें लीगली कोई प्रोविज़न भी नहीं है और ना ही कोर्ट किसी को बाउंड कर सकती। पर रिपन जी, ऐसे केस में पेरेंट्स को क्या डिसाइड करना चाहिए? क्योंकि माँ बाप अलग हो गए हैं, एटलीस्ट बच्चे आपस में भाई बहन अपना दुख, अपने इमोशंस वो बांट सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि पेरेंट्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए? मैडम, यू डोंट हैव अ चॉइस हियर। यू सी, मतलब ये एक ऐसी सिनेरियो है जो कि लूज लूज फॉर एवरीबडी है। माता पिता के लिए भी है, क्योंकि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को भी खो रहा है, अपने एक बच्चे को भी खो रहा है, क्योंकि वो एक ही बच्चे को अपने पास रख पाएगा। बच्चों के लिए तो हर तरफ से इसमें लूजिंग स्पेक्ट्रम ही है, क्योंकि वो अपने एक पिता या माता से भी वंचित रहेंगे और भाई बहनों से भी वंचित रहेंगे। ऐसे केस में हम ये नहीं कह सकते कि किसके लिए क्या ज़्यादा बेटर रहेगा, बट आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि किसके साथ आपकी ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग बैठती है। ज़्यादातर देखा गया है कि माताओं की ट्यूनिंग लड़कों के साथ ज़्यादा अच्छी बैठती है, तो प्रेफर ये कर सकते हैं कि वो लड़के को रख लें। और पिता ज़्यादातर डॉटर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो डॉटर को रख लें। इस तरीके से वो चाहें तो एक तरीके का डिवीज़न कर सकते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा, ये सारे सिनेरियो में लॉस बच्चे का ही होता है। आप किसी भी एंगल से इसको उठा के देख लीजिए, जितने मर्जी हम इसमें तर्क दे दें, बच्चे का नुकसान हर तरफ से होता है। हाँ, बिकॉज डिवोर्स में जैसा कि हमने कहा, ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नहीं टूटता है, बच्चे पर इसका सबसे ज़्यादा असर होता है। हम कितने ही प्रावधान निकालें, कितना ही उसकी हम ख्याल रखें, लेकिन माता पिता का जो इकट्ठा प्यार उसको मिल सकता है, उसकी परवरिश हो सकती है, वो एक पेरेंट नहीं दे पाता। अविनाश ने हमें कॉल किया है उदयपुर से। अविनाश, पूछिए अपना सवाल। अविनाश जी, अपना सवाल पूछिए। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बिल्कुल मेरी बात नहीं मानता है। अविनाश जी, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैं यूँ कहना चाहता हूँ, मेरा बच्चा मेरी बात बिल्कुल नहीं मानता और बिगड़ते जा रहा है। जी, आपसे जानना चाहेंगे रिपन जी इनकी एज क्या है बच्चे की? आपके बच्चे की एज क्या है अविनाश जी? बच्चे एज है अभी मतलब 8 साल का है। 8 साल का बच्चा है, बात बिल्कुल नहीं मानता। देखिए, ऐसे केस में ज़रूरी है कि हम इन कारणों को समझने की कोशिश करें कि बच्चा क्यों नहीं मान रहा है। ऐसे केस में बच्चों की काउंसलिंग होती है, ठीक है जी, और हम प्लान बना के देते हैं जिसको बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्लान बोलते हैं। उसमें हम गाइडेंस देते हैं कि बच्चे को कैसे मैनेज करना है। वो अगर ये प्लान फॉलो करते हैं तो विद इन अ मंथ और एट द मैक्सिमम 3 मंथ्स में बच्चे के व्यवहार में बहुत अच्छा सुधार आता है। तो आप बच्चे की काउंसलिंग करवाइए, उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन करवाइए। कई बार इस केस में थोड़ी फैमिली की थेरेपी की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि घर में कोई एक इंसान होता है जो कि किसी चीज़ के लिए हाँ कर रहा होता है और उसी चीज़ के लिए कोई मना करता है। तो ऐसे केस में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उनको सही गलत का फ़र्क समझ नहीं आता, क्योंकि मम्मी बोल रही है ये मत लो,
पापा रात को आके वही चीज़ दे देते हैं। जी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। अविनाश जी, आपका बच्चा सिर्फ 8 साल का है, शैतानी भी करेगा, जिद भी करेगा। जितना आपको बच्चे को आपको समझने की ज़रूरत है, आपको भी बहुत ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को भी समझें, उसकी ज़रूरतें पूरी भी करें और उससे बात करें, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है और शैतानी करना एक स्वाभाविक है, बचपन में होना भी चाहिए। तो आप भी कोशिश करें कि आप भी उसे समझ पाए कि वो ऐसी शैतानियाँ क्यों करता है। सुदेश जी, आपसे बात करेंगे चाइल्ड कस्टडी के बारे में वापस से कि अगर बच्चे के ऊपर छोड़ दिया जाए, बच्चा चाहे कि वो बोले कि मुझे मम्मी के पास रहना है या पापा के पास रहना है, तो ऐसे हालात में अदालत बच्चों के कंसेंट से जाती है या वो अपने हिसाब से देखते हैं कि किसकी परवरिश ज़्यादा सही रहेगी? मैंने आपको पहले भी बताया कि कानून की नज़र में माइनर की कोई कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं है, वो इममटेरियल है। लेकिन कई केसेस में जहाँ बच्चे की उम्र 15, 16, 17 साल हो जाती है और तो कोर्ट उसमें स्टेटमेंट तो ज़रूर रिकॉर्ड करती है। वो एक एंगल तो हो सकता है कि कोर्ट उसको कंसीडर करे कि बच्चा कहाँ जाना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ वही एक पॉइंट नहीं हो सकता कि कोर्ट उसी बेसिस पर डिसाइड कर दे कि बच्चे को इधर भेजना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोर्ट वेलफेयर पर ज़्यादा ध्यान देती है कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ होगा। वो एक पैरामीटर बना रखा है। बच्चे को एजुकेशन कितनी मिलेगी, बच्चे का वेलफेयर कैसे होगा, उसको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी अदालत लास्ट में यही देखती है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है। और अगर वो 18 साल से कम का है तो पूरा जो डिसीजन होता है वो अदालत पर होता है, और 18 साल से बड़ा बच्चा है, मेजर है, तो वो अपना डिसीजन ज़रूर एक बार ले सकते हैं, अदालत के सामने अपनी मर्जी पेश कर सकते हैं कि वो माता के पास रहना चाहते हैं या पिता के पास। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। बचपन में बच्चों को सिर्फ चाहिए होती है पढ़ाई और उसके साथ खेल कूद। बहुत ही मासूम एज होती है, बहुत ही मासूम उनके इरादे होते हैं। डिवोर्स की पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान, डिवोर्स से पहले और डिवोर्स के बाद, आप बच्चों को ये तसल्ली ज़रूर देते रहें कि उनकी पढ़ाई, उनका खेल कूद, उनके लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं आएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों को मानसिक तौर पर, मानसिक रूप से एक सुकून रहेगा कि उनको प्रैक्टिकली, मटीरियलिस्टिकली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ इमोशनली उनके साथ डील करना होगा। सुदेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पेरेंट्स दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर एक के पास कस्टडी आ जाए तो दूसरा पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे के साथ जुड़ा रह सकता है? दो सिचुएशन में है। एक तो डिवोर्स हो चुका है या डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो यदि मदर के पास है तो फादर, और फादर के पास यदि कस्टडी है तो मदर चाहें तो अदालत में एप्लीकेशन लगा सकती हैं विजिटिंग राइट्स के लिए। अदालत कई बार उसमें यहाँ तक भी ऑर्डर करते हैं कि बच्चे को कुछ टाइम के लिए मदर के साथ या फादर के साथ भेज दिया जाए। वहाँ पर अरेंजमेंट कोर्ट रूम्स में भी रखा जाता है कि बच्चे के साथ मीटिंग की जाए। वो कोर्ट की परमिशन देकर कोर्ट उनको बाहर भी भेजती है। मदर फादर दोनों भी जा सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं। उसके लिए कोर्ट अंडरटेकिंग भी ले लेती है। तो ये तो रहता है कि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स जब चल रही हैं। एक जब के कस्टडी ग्रांट कर दी है कोर्ट ने, या कस्टडी उसके पास है ऑलरेडी, कोई कस्टडी का ऑर्डर नहीं हुआ है और डिवोर्स हो चुका है, तो दूसरी पार्टी चाहे सपोज आदमी मीन्स हस्बैंड या वाइफ, उनमें से कोई भी, वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर विजिटिंग राइट्स के लिए ऑर्डर ले सकते हैं। यानी कस्टडी अगर सिर्फ एक पेरेंट के पास हो, लेकिन कानून में ये प्रावधान है कि दूसरे पेरेंट्स भी उससे, बच्चे से मिलते रह सकते हैं अपने विजिटेशन राइट्स के साथ। प्रिया ने हमें कॉल किया है। प्रिया जी, पूछिए अपना सवाल। मैं ये पूछना चाहती हूँ मैडम कि क्या बोलते हैं, कस्टडी का राइट किसके पास रहता है? जैसे अभी अगर डिलीवरी होती है बच्चे की तो बच्चा माँ के पास रहता है कि पिताजी के पास रहता है? लीगली आपसे जानना चाहेंगे। मैं डिलीवरी का मतलब समझ नहीं पाया। बच्चा पैदा होते ही, आप एक बार क्लियर करें इसे। उनका जो सवाल था वो शायद ये था कि अगर कंसीव कर लिया हो बच्चा और उसके बाद डिवोर्स हो तो वो बच्चा डिलीवरी के बाद कहाँ जाता है? पैदा होने से पहले राइट्स तो दोनों के हैं, राइट्स तो दोनों के रहेंगे जी। और जैसे मैंने बताया था कि 5 साल की उम्र तक कोर्ट बच्चे के बारे में जो बेटर सोचती है वो यही कि वो माँ के कस्टडी में रहे, और उसके बाद जो पैरामीटर है वो वेलफेयर का है। कोर्ट
सब जगह से यही देखेगी कि बच्चे का वेलफेयर कहाँ है, इसका फ्यूचर कहाँ सिक्योर है, कोर्ट उसको कस्टडी ग्रांट करती है। यानी सिर्फ प्रिया, अगर बच्चे ने जन्म भी लिया है तब भी अदालत, ये बहुत सेंसिटिव इशू होता है, इस पर ध्यान रखती है, तब भी यही देखती है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, वो माँ के पास रहे या पिता के पास रहे। हरीश ने हमें उदयपुर से कॉल किया है। हरीश, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है। हरीश जी जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, पढ़ाई में मन ना लगने की बहुत सी वजह हो सकती हैं। उसमें कई बार तो ये भी होता है कि एक हिडन प्रॉब्लम होती है जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। अक्सर जो माता पिता हैं वो उसको ये समझ लेते हैं कि बच्चा मन चुरा रहा है, उसका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, लेकिन उस चीज़ को हमें पहले इवैल्यूएट करवाना चाहिए। इस बच्चे की पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए पढ़ाई लिखाई की, कहीं इसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर तकलीफ़ है तो उसकी रेमिडिएशन होती है, उसकी स्पेशल एजुकेशन होती है, उससे उस चीज़ को सही कराया जा सकता है। इसको भी सॉल्व किया जा सकता है काउंसलिंग से। तो हरीश, आप अपने बच्चे को किसी काउंसलर के पास लेकर जाइए और कुछ ट्रीटमेंट कराइए और अपने बच्चे को समझे भी, उनकी पढ़ाई में उनका साथ दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनका पढ़ाई में ज़रूर मन लगेगा। सुदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जागो में शामिल होने के लिए। रिपन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।